हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 6 पार्ट को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की ने आपका सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जीन पियाजे को जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जीन पियाजे को जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। हमें बताना है कि 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का बच्चा आपका किस अवस्था में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक। तो आपका 2 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चा क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत वार्ता। तो स्वयं से संवाद करने को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए आपका है अनुबोध और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। तो नाजुक स्थिति में आपका यह नहीं होगा। ऑप्शन सी है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण करना। तो यह भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो यह भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो यह क्या है? यह आपका आधारभूत सहायता का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात एनईपी किस वर्ष लागू की गई? भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1968। तो 1968 में भारत में प्रथम बार आपका प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? हमसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 34 वर्ष। तो 34 वर्ष के बाद में भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कक्षा 6 से। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स को कक्षा 6 से क्या किया जाएगा? स्टार्ट किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
NEP 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? NEP 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कक्षा 5 तक। तो 5 क्लास तक शिक्षक को आपका बच्चे की मातृभाषा या स्थानीय भाषा या वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए आपका है पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना, तो यह आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना। ऑप्शन सी है याद रखने की क्षमता को मापना, तो यह भी आपका नहीं है। ऑप्शन डी है रटने की क्षमता का परीक्षण, तो यह भी आपका नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य आपका क्या है? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो ऑप्शन ए आपका है पाठ्यक्रम का मानकीकरण। ऑप्शन बी है एक भाषावाद। ऑप्शन सी है मूल्यांकन का मानकीकरण। ऑप्शन डी है बहुभाषावाद। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या सिफारिश करता है? यह आपका बहुभाषावाद का इसमें सिफारिश किया जा रहा है। इसमें अनेक प्रकार की भाषा को आपका सिखाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य आपका कर्नाटक बना है। आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी? किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC की स्थापना की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1956। तो 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में से किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में से किस कोर्स को समाप्त किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका है BSc, तो इसे समाप्त नहीं किया गया है। ऑप्शन बी है MSc, तो इसे भी समाप्त नहीं किया गया है। ऑप्शन सी है MA, तो इसे भी समाप्त नहीं किया गया है। ऑप्शन डी है MPhil, तो इसे आपका समाप्त कर दिया गया है। तो NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में से आपका MPhil कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा क्या है? हमें बताना है कि अभिप्रेरणा क्या है। तो ऑप्शन ए आपका है किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेरणा देने वाला घटक है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से प्रेरणा देने वाला घटक कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका है आकांक्षा। ऑप्शन बी है प्रोत्साहन। ऑप्शन सी है दंड। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो प्रेरणा देने वाला घटक आपका आकांक्षा है, प्रोत्साहन भी है, दंड है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से प्रेरणा देने वाला घटक कौन है? तो इनमें से तीनों आकांक्षा, प्रोत्साहन, दंड, ये सभी क्या है? प्रेरणा देने वाला घटक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? निम्नलिखित में से कौन एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? तो ऑप्शन ए आपका है बुद्धि। ऑप्शन बी है रुचि। ऑप्शन सी है अनुकरण। ऑप्शन डी है अनुशासन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बुद्धि। तो निम्नलिखित में से कौन एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक सोचने का आपका
अभिन्न अंग है। हमारे पास बुद्धि होगा, ज्ञान होगा तो क्या करेंगे, हम आसानी से किसी चीज़ पर चिंतन कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए आपका है नकद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, तो यह भी आपका आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी है पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, तो यह भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी है माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा, तो यह आपका रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, यह आपका एक आंतरिक प्रेरणा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। तो ऑप्शन ए आपका है नकद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी है जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा। ऑप्शन सी है रुचि बाह्य अभिप्रेरणा। ऑप्शन डी है आत्म परितोषण बाह्य अभिप्रेरणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा। तो निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। तो जिज्ञासा और आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है आपका घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला हुआ युग्म है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार स्थिर रखा जा सकता है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार स्थिर रखा जा सकता है। ऑप्शन ए आपका है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। ऑप्शन बी है यंत्रवत याद करने पर बल देकर। ऑप्शन सी है बच्चे को दंड देकर। ऑप्शन डी है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर बल देकर। तो अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार स्थिर रखते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर बल देकर हम क्या कर सकते हैं, अधिगम की अभिप्रेरणा को स्थिर रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है। संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है। ऑप्शन ए ज्ञान, तो ज्ञान आपका संवेग का प्रमुख तत्व होता है। ऑप्शन बी अनुप्रयोग है। ऑप्शन सी है समस्या, तो समस्या भी आपका संवेग का एक प्रमुख तत्व है। विश्लेषण भी है, अनुप्रयोग आपका नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि संवेग का एक प्रमुख तत्व कौन सा नहीं है। तो अनुप्रयोग आपका संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, संज्ञान का अर्थ है। तो संज्ञान का अर्थ क्या होता है। संज्ञान का अर्थ आपका ज्ञान होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संज्ञानात्मक विकास का उपागम नहीं है। निम्न में से कौन एक संज्ञानात्मक विकास का उपागम नहीं है। तो ऑप्शन ए है अवधान। ऑप्शन बी है स्मृति। ऑप्शन सी है मस्तिष्क मानचित्रण। ऑप्शन डी है समावेशी विकास। तो इनमें से आपका समावेशी विकास संज्ञानात्मक विकास का उपागम नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। ऑप्शन ए है मूल प्रवृत्त्यात्मक। ऑप्शन बी है संरक्षित। ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक। ऑप्शन डी है संवेगात्मक। तो शैशव अवस्था में बच्चों का क्रियाकलाप आपका संरक्षित नहीं होता है, संज्ञानात्मक भी नहीं होता है, संवेगात्मक भी नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि शैशव अवस्था में बच्चों की क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। तो इस तरह हमने CDP अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।